व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो क्लास 12? आज हम अकाउंट्स का एनपीओ का वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में एनपीओ में हम फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन और आपका कंज्यूम गुड्स वाला जो आपका चैप्टर है, जो आपका टॉपिक है इसके अंदर एनपीओ में, वो कवर करेंगे। ठीक है, एक ये पूरा वन शॉट वीडियो है। इसके बाद एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें हम फुल्ली इलस्ट्रेशन के साथ और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एनपीओ को कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनपीओ का वन शॉट वीडियो। हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 12। आई होप आप सबकी अकाउंटेंसी की तैयारी चीज़ चल रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा इम्पॉर्टेंट रिवीजन, ठीक है, और मेन इम्पॉर्टेंट आपका जो है, जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ईजीएस्ट वे में सिलेबस कंप्लीट करा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ सकूँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे एनपीओ चैप्टर। ठीक है, एनपीओ करेंगे। एनपीओ क्या होता है बेटा? देखो, एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। NPO are separate legal entity promoted by a individual or enterprises but not owned by them। ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी जो प्रमोट करते हैं इंडिविजुअली हर एंटरप्राइजेस को, लेकिन ऑन्ड बाय देम, लेकिन खुद करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सबका? पब्लिक वेलफेयर, नॉट प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, ये सिंपल सा एक लैंग्वेज है। अगर थ्योरी में आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेन मतलब क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है एनपीओ का? मतलब सीधा सीधा समझ लो कि नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्कूल, इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बच्चों को शिक्षा देना होता है। कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल में क्या होता है भैया? सबको फ्री में दवाइयाँ मिलती है, इलाज होता है सबका। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर करते हैं ये। ठीक है, ये भी तो पब्लिक वेलफेयर में आता है। पब्लिक हॉस्पिटल, इनका भी मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। सोशल वेलफेयर यानी एनजीओ हो गई, कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। ठीक है बेटा, एनपीओ में हमने 3 अकाउंट्स बनाने हैं। एनपीओ प्रिपेयर द फॉलोइंग एनुअल अकाउंट्स। कौन कौन से? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ये आप क्लास 11th में भी बना चुके हो। किस नाम से बनाते थे उसको? कैश अकाउंट से। ठीक है, जिस बच्चे ने 11th में कैश अकाउंट अच्छे से पढ़ा है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट। ये भी आप क्लास 11th में बना चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये जो बैलेंस शीट है आपकी, ये आपके लिए कुछ नहीं है। इसका जो दूसरा मीनिंग है, दूसरा वर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है इस बार बनाने के लिए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, रिसीट एंड पेमेंट आपको दिए होते हैं। ठीक है जी, बैलेंस शीट आपको बहुत कम मिलती है। रेयर चांस होता है कि आपको बैलेंस शीट का अकाउंट का चैप्टर या आपको क्वेश्चन कोई उसके अंदर मिले, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो आपको समझ आना चाहिए, बहुत सी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। तो हम ये तीनों कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पहले पढ़ते हैं सबसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने बताया क्या होता है, ये कैश अकाउंट होता है। इसके अंदर खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी वो सारी कैश बेसिस होंगी, ओनली कैश बेसिस। कुछ भी हो, सब कैश के ऊपर, जो भी कैश के ऊपर बेस होगा सब वो रिकॉर्ड होगा इसके अंदर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे आपके रेवेन्यू से रिलेटेड हो। ठीक है, सब सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। ये तो आपका रिसीट एंड पेमेंट हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट। कैश प्लस क्रेडिट बोथ आर रिकॉर्डेड, मतलब इसके अंदर कैश और क्रेडिट बेस, मतलब दोनों ही, उधार और पैसे से भी और उधार वाले दोनों ही इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्रूल बेसिस। ठीक है, एक्रूल बेसिस इट मीन्स कि मतलब कैश और क्रेडिट, मतलब लॉस वाला भी होगा इसके अंदर और कैश वाले भी होगा, दोनों ही बेसिस हो गए। ठीक है, ओनली रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड। इसमें खाली रेवेन्यू नेचर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कैश बेसिस का इसके अंदर
सॉरी कैपिटल बेस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो रिसीट एंड पेमेंट के पहले फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है रिसीट एंड पेमेंट। कैश अकाउंट सबको पता है, एक तरह से कैश अकाउंट होता है। जितने भी आपके वो होते हैं कैपिटल प्लस रेवेन्यू, जितने भी कैश रिसीट्स होती हैं वो सारी आपकी रिसीट्स में आती हैं, और जितनी भी पेमेंट चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी पेमेंट में आती हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिसीट एंड पेमेंट में जो भी आपकी रिसीट से रिलेटेड है, रिसीट मतलब क्या हो गया और पेमेंट मतलब क्या, जो भी आपका पेमेंट है ना, कोई भी पेमेंट कर दी आपने, सारी दोनों ही कैश बेसिस पे हैं, ठीक है। सबसे इजी तरीका बताऊं, देखो जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले, जिनको नहीं समझ आया अभी तक, उनके लिए सबसे इजी तरीका क्या है, जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता है कि रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो पेमेंट जितनी भी है ना सारी लिख दो पेमेंट सेक्शन में, जो बच गया वो सारा उठा कर लिख दो रिसीट सेक्शन में। कंप्लीट हो गया आपका फॉर्मेट में देखो क्या आता है, जो भी आपको बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। कैश रिसीट्स आ गई, इसके अंदर कैपिटल प्लस रेवेन्यू दोनों ही नेचर की वो आती हैं, क्या आइटम्स आती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट आती है विद एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट के साथ भी होती है और नहीं भी होती है। कैरेट डाउन बट बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो भी आपका बैलेंस कैरेट डाउन होगा वो देंगे। कोई भी एसेट का हो सकता है, ये भी एक एसेट है, ठीक है। बैलेंस ओवरड्राफ्ट, उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश पेमेंट, रिवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है तो इसलिए रिवेन्यू प्लस कैपिटल, पहले रिवेन्यू की जितनी भी चीज़ें होंगी और जो कैपिटल की एक आधी चीज़ होगी वो रिकॉर्ड होगी। ब्रॉट डाउन बैलेंस ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट होगा, सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट जब आप क्वेश्चन करोगे ना इसके, तब आपको समझ आ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो उसमें समझ आ जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड P&L अकाउंट एज यू ऑल नो। रिवेन्यू पेमेंट्स जितने भी आएंगे, जितने भी रिवेन्यू से जितनी भी पेमेंट होंगी वो सारी इधर रिकॉर्ड होंगी। अदर एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो भी रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। जितने भी रिसीट्स होंगे रिवेन्यू से रिलेटेड तो वो सारी इधर आ जाएंगे, और जितनी भी अदर इनकम्स होंगी वो सारी इधर आएंगी। देखो अब समझ आ रहा है यहाँ पे रिसीट्स और इनकम। मैंने RP में आपको क्या बताया, रिसीट्स का मतलब जो है, जो भी आपको पैसा आ रहा है, जो आपको पैसा मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, वो आपकी रिसीट्स है, इसलिए आपको रिसीट्स में रिकॉर्ड करनी है। लेकिन पैसा चला गया यानी आपने पे कर दिया तो आप वो उसे पेमेंट में रिकॉर्ड करोगे। तो मतलब ऐसी रिवेन्यू रिसीट्स, ऐसे रिवेन्यू जो आपको रिसीव्ड हुए, मतलब पैसे आपको उनमें पैसा मिला है, तो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है और ये आपका इनकम अकाउंट, ठीक है जी। ये इनकम अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके ऐसे रिवेन्यू रिसीट्स जो आपके पास आ रहे हैं या फिर कोई अदर इनकम्स, वो रिकॉर्ड कहाँ होंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अगर आपका किसी प्रकार का लॉस है तो आप उसे डिनोट करेंगे डेफिसिट से, अगर आपका प्रॉफिट है तो आप उसे डिनोट करेंगे सरप्लस से, ठीक है जी। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ओके जी। अब कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, देखो कैपिटल रिसीट्स में आपकी लाइफ मेंबरशिप आ जाती है, कोई लेगेसी आ गई, स्पेसिफिक डोनेशन आ गया, सेल ऑफ एन एसेट आ गया। लाइफ मेंबरशिप मतलब ऐसे मान लो कोई भी कहीं भी आप कोई भी काम क्या कर रहे हो, मतलब कोई कोर्स करने जा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं जी, हमारा 1 साल का कोर्स है और हमारी जो है सब्सक्रिप्शन है, सॉरी मेंबरशिप है, ठीक है। या कोई सोसाइटी ले लो, आपके घर में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोसाइटी से बंधे होंगे, तो सोसाइटी में क्या होता है कि वो मेंबरशिप देते हैं, लाइफ मेंबरशिप देते हैं पूरी, ठीक है। वो जो मेंबरशिप देते हैं वो यही है, ठीक है। लेगेसी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस फी हो गई, सॉरी इट्स नॉट लेगेसी। लेगेसी मीन्स, लेगेसी इज द मनी रिसीव्ड बाय अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेगेसी एक तरह की क्या होती है, एक प्रकार का मनी रिसीव्ड होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, मतलब जो है जिसका मतलब ही नहीं होता, जिसका मोटिव ही नहीं होता प्रॉफिट अर्न करने का। स्पेसिफिक डोनेशन, मान लो कोई बंदा है जिसने एनजीओ में डोनेशन दी है स्पेसिफिक कि आपने इसी डोनेशन से आपने ये काम करना है, तो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। सेल ऑफ एन एसेट, ठीक है, जो भी आपकी एसेट हुई है उसका जो सेल है वो आपका कैपिटल रिसीट में आ गया। रिवेन्यू रिसीट मतलब जनरल डोनेशन, जनरल मतलब कोई भी आके दे के चला जाए,
सब्सक्रिप्शन मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप जाओगे तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, ये आपका रिवेन्यू होगा, मतलब पुराने पेपर को बेचना, आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, आपके पास पैसा जो आ रहा है, पैसा भी आ रहा है और आपका सेल भी हो रही है ना, ओल्ड पेपर को बेच के, या आपकी कैपिटल रिसीट हो गई या आपकी रिवेन्यू रिसीट हो गई। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है कुछ आपके पेपर में, कौन कौन सी होती हैं देखो, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबर फीस, एनरोलमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन। सब्सक्रिप्शन कहाँ शो करोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लाइफ मेंबर फीस कहाँ शो करना है आपने? बैलेंस शीट में, क्यों? क्योंकि आपकी एक लायबिलिटी है। एनरोलमेंट फंड कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चूंकि ये आपका खर्चा है। डोनेशन आपको मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जर्नल और एक होता है आपका स्पेसिफिक। तो जर्नल वाला जो है, सॉरी, जो स्पेसिफिक वाला है वो तो आपने कहाँ शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जो जर्नल वाला है वो आप कहाँ करोगे? बैलेंस शीट में। ठीक है जी, आई होप आज का ये वीडियो क्लियर है। आज हम एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर देखो दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक तो आता है कैपिटल यानी जनरल फंड या फिर स्पेसिफिक फंड। कभी कभार क्या होता है, कैपिटल फंड निकालने के लिए या जनरल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस भी निकालना पड़ता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी निकालना पड़ सकता है, या फिर नहीं तो ये चीज़ें दे रखी होती हैं ज़्यादातर आपको, या आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल फंड निकल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, सरप्लस मतलब वो प्रॉफिट जो आपको साल में, पूरे साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो, पूरे साल में जो लॉस हुआ है वो, और कुछ ऐसा अमाउंट जो कैपिटलाइज्ड हुआ है, मतलब कैपिटल में ही लगा है, ऐसा अमाउंट जो कैपिटल में ही लगा है, वो सारा अमाउंट आपने प्लस कर देना, तो आपको क्या आ जाएगा? जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड। ठीक है जी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक फंड में क्या है? ओपनिंग बैलेंस एज यू ऑल नो ये गिवन होता है। स्पेसिफिक डोनेशन मैंने बताया क्या होता है। स्पेसिफिक डोनेशन, मान लो कोई पर्टिकुलर बंदा, जैसे मैं ही हूँ, किसी एनजीओ को मैं पैसे दे के आ रहा हूँ कि आपने इस पैसे से ये काम करना है। अब वो कोई भी काम हो सकता है, तो वो इसी पैसे से वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। मैं उसको बाकायदा प्रूफ या फिर कोई नोट या फिर मैं कोई साइन करके कुछ भी कॉन्टैक्ट करके आऊँगा तो वो उस पर वही काम करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन, जो हम प्लस करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, तो उस पर जो इन्वेस्ट करा है मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उस स्पेसिफिक फंड पे, वो भी प्लस होगा। ठीक है, लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, जैसे मान लो मैंने जो भी एनजीओ के पैसे दिए वो ले आया, ठीक है, उसमें, लेकिन उसी में उसने खर्चा भी कर लिया अपने एनजीओ का, तो जो उसने खर्चा कर लिया वो माइनस करेंगे। ये सारा अमाउंट हमने ओपनिंग बैलेंस, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, स्पेसिफाइड जो फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, ये सारे प्लस कर दिए, प्लस करके माइनस कर दिया एक्सपेंसेस को, कितना आ गया? जो भी अमाउंट आएगा वो। ये आपका एक फॉर्मेट हो गया कैपिटल फंड का और स्पेसिफिक फंड का। एक नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जनरल फंड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में है, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट में है, तो वो शो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड की इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर जनरल फंड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए। चलो आगे चले। देखो ये आपकी किसी कुछ इस तरह की बैलेंस शीट होती है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटी के अंदर कैपिटल फंड आ जाते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आप चाहो तो टोटल अमाउंट वर्किंग नोट में लिख के निकाल के यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल फंड हो गया, ये स्पेसिफिक फंड हो गया, और कुछ ऐसे अदर आइटम्स जो कैपिटलाइज्ड हुए हैं कैपिटल के अंदर ही, वो अमाउंट हो गया, और अदर लायबिलिटीज़। ठीक है, इन सब का टोटल कर दिया। उसके बाद फिक्स एसेट यानी एसेट वाले सेक्शन में जो भी आपकी स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट्स है वो हो गए। ठीक है, फिक्स एसेट का अमाउंट हो गया, बिल्डिंग का अमाउंट हो गया, कैश एंड बैलेंस हो गया, या फिर कोई अदर एसेट जैसे एक्रूड इनकम। क्या होती है एक्रूड इनकम? जो हमें मिलनी है, मिली नहीं है, अभी मिल चुकी है पर मिली नहीं है, वो एक्रूड इनकम होती है। तो उसके सारे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ टोटल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये कुछ आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, बड़ा इजी है फॉर्मेट है, इसको भी आप क्वेश्चन अगर करोगे
अगर करना चाहो तो इसके भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सवाल ही आते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का फन बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन, फन बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मेट था, ठीक है। और क्या कैपिटल फंड होता है, क्या स्पेसिफिक फंड होता है, वो था, ठीक है। वो आज हमने सीख लिया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021 एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द यंग इंडिया क्लब एज फॉलो। एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटी दे रखी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। आपने कैपिटल फंड निकालना है। कैपिटल फंड मैंने कहा था ना, देखो ओपनिंग बैलेंस भी कभी कभार क्या होता है, निकालना पड़ जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एसेट्स दे रखे हैं, बैलेंस शीट बनाओ। एसेट्स हमारे सारे एक तरफ लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, कितने की दे रखी है हमें, 2 लाख की, 2 लाख लिख दिया। फर्नीचर कितने का दे रखा है, 65,000 लिख दिया। कैश इन हैंड दे रखा है 25,000 का, लिख दिया जी। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, रिसीव जो हुआ है वो लिख दिया 30,000, ओके जी। टोटल कर दो 3,20,000 रुपये। ये कहानी ख़त्म, एसेट कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे आ जाओ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 5,000 रुपये की, लिख दो जी बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ठीक है। दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए ना, 3,20,000 रुपये सेम आना चाहिए। तो क्या हमारा 3,20,000 रुपये यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या करो, 20 और 5 को प्लस कर दो, 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 में से 25,000 को 3,20,000 में से माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 2,95,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। और ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया किसका, कैपिटल फंड का। मैंने बताया ना, जो चीज़ यहाँ पे एक तरफ आपको पूरी चीज़ मिली होगी, आधी चीज़ आपको दूसरी तरफ होगी, ठीक है। जो दूसरी तरफ है उसको टोटल करके आधी चीज़ को माइनस कर दो उसमें से, तो आपने जो चाहते हो वो मिल जाएगा, ठीक है। 2,95,000 हो गया। अब इसको प्लस करो 2,95,000 को, और 20 और 5 को प्लस करो, तो हमारा देखो कितना आ गया, 3,20,000 रुपये। दोनों का बैलेंस मैच हो गया, ख़त्म कहानी। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। सब्सक्रिप्शन इनकम या फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी इनकम, वो और उसका अकाउंट कैसे बनता है वो करने जा रहे हैं। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो बच्चे इसे सारे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। देखो, ये कुछ मैंने इनकम लिखी हुई है जिसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। क्या सब्सक्रिप्शन इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिखा हुआ है। अब बहुत से बच्चे बोलो कि ये तो हमें समझ ही नहीं आया, कुछ है ही नहीं। ये आप कर चुके हो, बना चुके हो। आप कैसे, देखो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। क्या, सपोज़ हम, ठीक है, पीएनएल अकाउंट ले लिया हमने। एक पीएनएल अकाउंट की तरह ही होता है। सपोज़ आपने सैलरी पे करी है, आपकी सैलरी है 11,000 रुपये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको मिली ही नहीं है, अभी मिलनी है 1,000 रुपये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो 12,000 रुपये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो मिली है, मिलनी है या मिली नहीं है, या फिर जो मिल चुकी है, ठीक है। हमें मिल चुकी है 1,000 रुपये, 12,000 रुपये हमें सैलरी, 1,000 रुपये हमें एडवांस मिल चुकी है, तो हमारी कितनी होगी, 12,000 रुपये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो हमें मिल चुका है एडवांस में, जिसकी हमें सर्विस अभी देनी है। रेंट रिसीव्ड हमें हुआ है 22,000 रुपये का, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपये हमें अगले महीने का भी हमें मिल गया, तो कितना हो गया, 24,000 रुपये, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर किसी ने 4,000 रुपये आपको पे कर दिया है एडवांस, ठीक है, लेकिन वो करंट ईयर से रिलेट नहीं करता। मान लो मैंने किसी को अमाउंट जो है 4,000 रुपये का रेंट का पे कर दिया एडवांस में ही। इस साल का है 22,000 रुपये, कितना है इस साल का, 22,000 रुपये, पर मैंने 4,000 रुपये अगले साल का भी पे कर दिया एडवांस में ही, तो क्या वो मेरा इस साल से रिलेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अगले साल की बात है ना। देखो एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ये मेरा 22,000 रुपये का रेंट है, ठीक है। ये अगला साल 21 है, ये 2020 है। तो इस साल का तो जो अमाउंट है रेंट का वो है 22,000 रुपये, लेकिन मैंने अगले साल का जो है 4,000 रुपये एडवांस में पे कर दिया, तो क्या वो मेरा 2020 से रिलेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये इसी साल से रिलेट करेगा, क्योंकि वो अगले साल का है। अगर मैं 4,000 रुपये स्टार्टिंग में पे करता तो मेरा वो इस साल से रिलेट करता, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का है। ठीक है, हमें तो ड्यू से मतलब है ना कि हमारा ड्यू तो हमारा अगले साल, हमने तो ड्यू तो हमारा नेक्स्ट ईयर में होना था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया है ना, तो वो मेरा इस साल से रिलेट करेगा अगर मैं बिगनिंग में करता हूँ तो। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ करता हूँ तो मैं वो अगले साल से हो जाएगा, मेरा करंट ईयर से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, देखो। अभी बताता हूँ मैं, देखो जैसे रेंट रिसिप्ट मैंने बताया, ठीक है, 4,000 रुपये उसने एडवांस पे कर दिया, तो 22,000 रुपये का क्या था, 24,000 रुपये टोटल हमारा रेंट आ रहा था। 4,000 रुपये हमें और मिल गया। ठीक है, 4,000 रुपये हमें और मिल गया, तो हमारा टोटल रेंट कितना हो गया, 28,000 रुपये। ठीक है, लेकिन जो 4,000 रुपये मिला वो हमारा जो है अगले साल का है, इस साल से रिलेट नहीं है ना, इस साल से रिलेट नहीं करता, ये अगले ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, और ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये इससे रिलेट नहीं करता, तो इसे हम माइनस करेंगे। किससे करेंगे, एडवांस रेंट रिसीव्ड। 4,000 माइनस कर दिया तो हमारा वही अमाउंट आ गया 24,000 रुपये, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट कैसे बनता है, बाय बैलेंस बीडी। कौन सा बैलेंस आएगा यहाँ पे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का या फिर प्रीवियस आउटस्टैंडिंग का, जो भी आपको दे रखा होगा। ठीक है जी, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस, जो आपको एडवांस दे रखा होगा, ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा होगा, एडवांस का बैलेंस दे रखा होगा वो आएगा। ओके, उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग एडवांस, ये भी आपको दिया होगा, वो लिख देंगे यहाँ पे। बाय रिसीट एंड पेमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, इसे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट एडजस्टमेंट में दे रखी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट इतना है, तो भी आप यही लिखोगे, और अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के नाम से दे रखा है तब भी आप इसे यही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, उसका अमाउंट आ गया, ये कौन सा अमाउंट होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस लिख दिया। ये सारा प्लस करके जो भी आपका ये अमाउंट आएगा, ठीक है, ये जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है। तो आपका ये जो अमाउंट है ना खाली क्वेश्चन मार्क वाला, जिसे क्या नाम देते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, वो आ जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल किस ओर से समझते हैं, क्या एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। सेल ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 20 में 5,000 रुपये का, जो हमारी सेल हुई है आउटस्टैंडिंग की 5,000 रुपये। ठीक है, आउट ऑफ विच 3,500 वॉज रिसीव्ड इन 2021। ये इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्या मतलब है, ये बहुत से बच्चे अगर समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ कि क्या मतलब है इसका, नहीं तो मैं अभी क्वेश्चन में बताने ही वाला हूँ। अगर समझ गए तो बता दो क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं, सेल रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें रिसीव्ड हुई है सेल एडवांस में 31 मार्च 2020 में 3,000 रुपये की, और 31 मार्च 2021 में 4100 की। ठीक है जी, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आगे, कैलकुलेट अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 में 64,000 और 31 मार्च 2021 का 6400। लेकिन ये 4 है और ये ऑन है। बेटा जी 4 का मतलब क्या होता है, सिर्फ स्पेसिफिक 20-21 में ही, मतलब 20 से लेके 21 तक, इसका मतलब होता है 4। और ऑन का मतलब स्पेसिफिक ईयर के लिए, स्पेसिफिक मंथ के लिए 31 मार्च 2021, तो सिर्फ इसी की बात हो रही है यहाँ पे। और 4 का मतलब 20 से लेके 21 तक। समझ आए, ये इसका डिफरेंस भी याद रखना समझ के, यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो जाओ और फिर आप एडजस्टमेंट जो है गलत लिखो। अकाउंट बना लेते हैं जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया, 2020-21 का बना लिया जी। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें प्रीवियस ईयर का दे रखा है, कितना है हमारे पास 5,000 रुपये, वो लिख दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एडवांस का कितना दे रखा है 3,000 रुपये, ये भी लिख दिया। चलो ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमें दे रखा है
2 लाख रुपए। आप रिसीप्ट एंड पेमेंट ही लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। अगर चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिसीट एंड पेमेंट लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही लिखोगे, लेकिन मैंने यहाँ रिसीट एंड पेमेंट लिखा है, ठीक है। तो बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, चलो जी ये लिख दिया, ओके, ठीक है। और कुछ है बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग एडवांस, ये भी हमें 4100 का दिया हो, ये भी हमने लिख दिया, चलो ख़त्म। अब एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाय बैलेंस CD प्रीवियस ईयर का हमारे पास कितना है, प्रीवियस ईयर का हमारे पास कितना है, 5,000 रुपये दे रखा था, जिसमें से 3500 पहले ही सेल हो चुके थे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1500 रुपये। अब यहाँ पे 6400 कैसे आया बेटा जी, देखो पहली एडजस्टमेंट, ये ए के बारे में बात हो रही है, ए पार्ट के लिए है ना। तो ए पार्ट में क्या बोला है, इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, फॉर 2021 मतलब 20 से लेके 21 तक, और 20 से लेके 21 तक की हम वो बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो इसलिए 6400 यहाँ लिख दिया। टोटल अमाउंट जो आएगा 7900 आएगा, वो लिख दिया। तीनों को चारों को प्लस करो, 2,10,900 आ गया, 2,10,900 आ गया, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, 5,000 और 4100 को प्लस करके माइनस करना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 2,18,000। ये क्या हो जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और दोनों बैलेंस सेम आ जाएंगे यहाँ पे, 2,10,900, 2,10,900, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये पहला पार्ट समझ आ गया। बी पार्ट में क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2021, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसी का वैसी रहेगा, कुछ नहीं हटेगा। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे करंट ईयर का जो 6400 था वो हटा देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 31 मार्च 2021 को ही 6400 है, फॉर नहीं है, तो वो यहाँ से हट के बाहर आ जाएगा बस, ठीक है। हट, ये नहीं कि हट ही जाएगा अमाउंट नहीं लिखना, वो बाहर आ जाएगा, तो सारा अमाउंट वैसी का वैसे आ जाएगा, 3,02,00,000 रुपये, ठीक है। 6400 बाहर आ गया, तीनों को प्लस कर दिया, 2,94,100 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन जो था और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, दोनों को प्लस करके 5,041,000 को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको 2,94,000 से माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 2,03,000 रुपये। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसका भी टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,94,000, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा बढ़िया सा। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट, मैंने कहा था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी बनाना होगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखे 15-16 तक, ठीक है, यानी 2015 से 16 तक की। सब्सक्रिप्शन दे रखे हमारे पास 2014 से 15 तक, 15 से 16 तक, 16 से 17 तक, 3,000, 96,000, 25,000, कितना आ गया, 1,15,000 रुपये। ये हमारे टोटल सब्सक्रिप्शन है तीनों साल के, ठीक है जी। चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ, क्या कहती है एडजस्टमेंट आपकी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 कितने, 5,000 रुपये। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 12,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फिर से ऑन 31 मार्च 2015 यानी 2,800 रुपये। ये 3 एडजस्टमेंट है। अकाउंट बना लो, बना लिया अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ब्रॉट डाउन बैलेंस दे रखा है हमें, कितना कितना है हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो सब्सक्रिप्शन का पहला कितना है, कौन से ईयर का है ये, ठीक है 2015 का, करंट ईयर का लिख दिया जी हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैरेट डाउन बैलेंस 2,500 16-17 का, यानी नेक्स्ट ईयर का, ओके। चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखे हैं हमें, सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन जितने भी दे रखे हैं 3,000, 96,000, 2,500, ठीक है। ये 25,000 नहीं, यहाँ पे 2,500 है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी,
ठीक है 2500, तीनों को प्लस कर दे कितना आ गया 1,15,000 रुपये। ओके जी। बाय बैलेंस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कितना है 3,000 रुपये, कितना है 3,000 रुपये। कब का है 14-15 का। लेकिन हमें क्या बोला टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुए है कब 31 मार्च 2016 में, है ना, ऑन 31 मार्च 2016 में। लेकिन हमारे पास 3,000 रुपये जो है वो 14-15 के है ना, यानी वो नेक्स्ट ईयर का हो गया। तो 12,000 रुपये वो अंदर ना लिख के हम उसे बाहर लिखेंगे। लिख दिया जी। ओके। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास 28,000 रुपये, 28,000 नहीं नॉट 2,800 रुपये, ठीक है 2,800 रुपये। तो तीनों चारों को प्लस कर दिया, उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, 1,16,300 में से माइनस कर दो तो आपकी बैलेंस की फिगर कितनी आ गई 1,88,000 रुपये, जिसे आप कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की मैंने कोशिश करी है आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो है कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब है बट स्टिल मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ आपका सिलेबस कराऊँ, क्योंकि करनी है मेहनत, है ना, सबने करनी है मेहनत, मैंने भी करनी है, आपने भी करनी है, और अच्छे स्कोर करने हैं बिल्कुल। बोर्ड में मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, मतलब फोड़ के आना है बिल्कुल, है ना, अच्छे से तैयारी करनी है। तो बेटा तैयारी करते रहो सारे मिलके अच्छे से। 10 दिन का टाइम है हमारे पास, सिर्फ हमने 10 दिन के अंदर अकाउंटेंसी कंप्लीट करनी है। 12 को आपका चूँकि इंग्लिश का है, 2 दिन मैं आपको इंग्लिश कराऊंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 11 और 12 तारीख को मैं इंग्लिश कराऊँ। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 12th वालों को शेयर करो। ठीक है, चाहो तो 11th के जो नए बच्चे आए हैं उनको भी शेयर करो, जिससे उनकी भी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू हो जाए। बट 11th वालों टेंशन मत लो, आप जो 12th में आए हो नए सेशन से, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ, आपको मैं ये चैप्टर NPO वाला ज़रूर समझाऊंगा। और भी आपके नए जो सिलेबस में जो जो चैप्टर नहीं 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 नहीं, सबको पता है कि हमारा NPO जो है कट चुका है। अरे ये कैसे भूल गए, NPO सबसे बड़ी खुशखबरी। और दुखद की बात क्या है, खुशखबरी देखो बेटा इसलिए है क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो टॉपिक होता है ना NPO में बहुत क्रिटिकल होता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो ये 12th वाले जो अब आए हैं बच्चे उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बट जिन बच्चों को ईजी लगता है, और मेरे अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी ईजी है, और NPO चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस बार कोई नहीं कट गया है। तो ये जो नए बच्चे आए हैं 12th में उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, उन्हें सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर हम सिलेबस ज़रूर शुरू करेंगे। और लेकिन आप 12th वालों तैयारी करते रहो। ठीक है, जैसा मैंने बोला, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो में कुछ अच्छा लगा वो भी बताओ, कुछ अच्छा ना लगा वो भी बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अंटिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, सी यू सून।